खबर इराक की है, जहां इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ है। दरअसल ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ। ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट की खबर मिल रही है। इराक में ये धमाका किया गया है, तो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इराक से जुड़ा आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर भी हमले देखने को मिल रहे हैं। इराक के सुलेमानिया में धमाका होता है, ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट। या अल्लाह, या अल्लाह। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कितना भीषण धमाका यहाँ देखने को मिला है। भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, आग की लपटें, आग का गोला नजर आ रहा है। विस्फोट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुलेमानिया की तस्वीर है। विस्फोट के बाद यहाँ भीषण आग लगी है, आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं, आसमान में धुआं छा गया और एक बड़े इलाके दूर से ये तस्वीरें देखी जा सकी और आग का गोला दिखाई दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, كاكر رحمتك ولا بوس. يا الله اخواك ازيشي لنا، اخواك ازيشي لنا. और सुलेमानिया विस्फोट के बाद लगी आग, जहां भीषण आग अभी भी तेजी से फैलने की खबर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, भीषण आग का वो तांडव, जहां देखिए विस्फोट के बाद आग लगी और ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट की ये तस्वीर इराक की है। और बड़ी खबर इस बीच ये है कि विस्फोट के बाद भीषण आग तेजी से फैलती जा रही है। तो आज के इस हालात में, इस भयंकर विस्फोट की जो बड़ी खबर सामने आई है, इससे साफ है कि अलग अलग स्तर पर भीषण धमाकों के बीच विस्तार होता जा रहा है। क्योंकि फिलहाल इन धमाकों के बारे में, इस विस्फोट की तस्वीर के आधार पर कोई बड़ा दावा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन तेजी से फैलती आग की ये तस्वीर आपके सामने है। और ईंधन टैंक में ये जोरदार विस्फोट हुआ कैसे? इराक के सुलेमानिया में ये धमाका हुआ है। क्या इस धमाके के पीछे कोई साजिश है? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल खबर सुलेमानिया विस्फोट के बाद भीषण आग की इन तस्वीरों के साथ यह है कि ये आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक और खबर बताते हैं। फ्यूल डिपो में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। फ्यूल डिपो में लगी आग के बाद हड़कंप मचा, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, कैसे यहाँ पर भीषण आग लगी, उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फ्यूल डिपो में दरअसल टारगेट किया गया, यहाँ आग लगी और इसके बाद ही हड़कंप मच गया। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ, धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। भीषण आग अभी भी तेजी से फैल रही है, ऐसी खबर मिली है। इधर फ्यूल डिपो में आग लगी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और इराक के इरबिल में भी धमाकों की खबर मिल रही। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहां पर भी धमाकों की खबर मिल रही है। इराक के इरबिल में धमाका हुआ है, एक नहीं कई धमाके, और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब इराकी एजेंसी धमाके की जांच में भी जुटी है। कई एंगल से धमाके की जांच हो रही है और यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये साजिशन धमाके किए गए हैं, क्योंकि इराकी एजेंसी अभी फिलहाल हर एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग के कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। इराक के इरबिल में धमाके, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए जोरदार धमाकों की ये तस्वीर और हर तरफ आग का ये गुबार। क्या इराक में ये हमलों की शुरुआत है? हालांकि ये साफ है कि जिस स्तर पर अभी तक हमले हुए हैं, उसमें इराक में कई जगहों पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहले एक शॉर्ट रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी। क्या इन हमलों के पीछे साजिश मानी जाए? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों हर तरफ ऑयल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। ईरान समर्थक मिलिशियाज जो हैं वो इराक में हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया पे पहले भी हमला किया है। ईरान समर्थक जो है हुदीज जो है वो यमन में हैं, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया पे हमला किया है। तो ये सब देखते हुए इस पे कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया है जिसका अब
यूएसए के साथ 1-2-3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है, यानी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की नज़दीकियाँ देखी जा रही हैं। यही देख करके हम देखते हैं कि कोई शक नहीं कि इराक की जो ईरान समर्थक मिलिशियाज हैं इन पे हमला हो रहा होगा। अब या सऊदी कर रहे हैं या अमेरिका से हो रहा है, ये पता करना थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन कोई शक नहीं, साजिश नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश, मकसद एक कि कहीं ना कहीं इराक से ईरान की ओर कोई अगर अमेरिका को हमला करना है ईरान के ऊपर या ईरान को आइसोलेट करना है तो यकीन करेंगे कि इराक के ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव हो और जो भी ईरानी समर्थक मिलिशियाज इराक में हैं वो बिल्कुल नाकामयाब होने चाहिए, उसके बाद ही। और अभी आपने देखा ही है कि किस प्रकार से जो बातचीत चल रही है, बातचीत भी असफल है, ईरान के ऊपर भी दबाव है, अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, जिस प्रकार से ट्रंप बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि बिल्कुल सर, इसी बयान के साथ साथ आज एक और बड़ी खबर है और वो है ट्रंप की ईरान को धमकी। प्रगति। और ईरान ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब धमकियों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। सफेद झंडा फहराए ईरान, सफेद झंडा फहराकर सरेंडर ईरान करे, जंग से ईरान की हालत खस्ता हो चुकी है। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक और बड़ा दावा कर रहे हैं, एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, पहला लक्ष्य एटमी हथियारों पर अंकुश है। यहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बयान दे रहे हैं, बैक चैनल बात। वहीं दूसरी तरफ 60 दिन की डेडलाइन खत्म और ईरान पर ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा, एटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, पहला लक्ष्य एटमी हथियारों पर अंकुश है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ एमओयू खत्म होने के बाद तनाव बना हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े हमलों का संकेत भी दे दिया। बहुत मामूली हथियारों से हमले हुए, जंग में अभी सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आपको सुना रहे थे। यूएस ईरान एमओयू खत्म हो गया, ट्रंप बड़ा हमला करेंगे क्या, क्योंकि चेतावनी तो कुछ इसी तरह से दी गई है। 5 पॉइंट्स में आपको जो धमकियां दी गई हैं वो बताते हैं। चेतावनी, अभी तक मामूली हथियारों से जंग चल रही थी, ये कहा गया। अब तक सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल हुआ, ये बताने की कोशिश। संदेश क्या, आगे और विध्वंसक हमला संभव है, यानी कि अभी तक तो पीनट्स हमले, छोटे छोटे हमले हुए थे, लेकिन आगे देखिए होगा क्या। मायने, दबाव बढ़ाने की कोशिश, डर पैदा करना मकसद है। अब एक और बयान आपको बताते हैं, चेतावनी दूसरी क्या दी गई है, सिर्फ बॉम्ब मिसाइलों का इस्तेमाल, संदेश आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश और मायने युद्ध लंबा खिंच सकता है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। तीसरी चेतावनी क्या दी गई है, धमकी क्या दी गई है, जंग में अभी बहुत कम हथियार खर्च हुए हैं, ताकतवर छवि बनाए रखना, संदेश और मायने मनोबल बनाए रखना, ये बताने की कोशिश कि अमेरिका की तरफ से आगे आने वाले वक्त में और हमले हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो कम ही हथियार खर्च हुए हैं, अभी तक बड़े हमले नहीं हुए हैं। मिड लेवल हथियारों का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये भी एक धमकी दी गई है। संदेश, युद्ध जारी रखने का संकेत है और मायने ये कि युद्ध का अगला चरण संभव है और अगला चरण और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। ईरान जल्द सरेंडर का सफेद झंडा फहरा दे, संदेश अभी सिर्फ वार्म अप है, मायने ईरान नहीं माना तो सर्वनाश होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, बताने की कोशिश की गई है। डीके पांडे सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहली बार धमकी तो आई नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान तो आते ही रहते हैं, जहां एक दिन वो कहते हैं कि अच्छी बात चल रही है और दूसरे दिन वो कहते हैं कि बात ही नहीं हो रही है। अब ये जो बयान दिए गए हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है? एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, सफेद झंडा फहरा दे, और दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमला भी कर सकते हैं। जय हिंद और धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे शब्द हम बार बार लगातार पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं, और एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान तो लगभग समाप्त हो चुका है, उसके पास फौज नहीं है, उसके पास विल पावर नहीं है, उसकी इकोनॉमी हमने ध्वस्त कर दी, और उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई सफ़ेद झंडा की जरूरत क्यों पड़ गई, अगर आपने इनको समाप्त कर दिया तो क्यों पड़ी। मैं TV9 की रिसर्च टीम को साधुवाद कहूँगा कि जो एनालिसिस दिया है इनके 5 बिंदुओं पर, वो बहुत ही उचित है और सटीक है। महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि 60 दिन का जो सीज फायर का पीरियड खत्म हुआ, 17 जून को जो साइन हुआ और कल इसकी अवधि समाप्त हुई, तो वो कहते हैं टाइमलाइन की कोई वैल्यू नहीं है,
टाइमलाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैकडोर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बातचीत करते रहेंगे। अमेरिका को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसको टाइम, ऐसा शब्दों का बोलना इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि टाइमलाइन की आवश्यकता नहीं। साफ दिखाता है कि उनकी रिसोर्सेज, जो कि हम जब जानते हैं, रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि लगभग 70 से 75% उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रॉइट इंटरसेप्टर्स, थार्ड सिस्टम्स और टाइमहॉक मिसाइल्स, वो कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी। और अभी जो है यूक्रेन भी उनसे मांग रहा है, उनको देने में असमर्थ हैं। तो ये साफ बताता है कि वो टाइम परचेज कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग ईरान की तरफ से भी हुआ। उन्होंने कहा कि आप भी जो है जल्दी से जल्दी, हम आपको कुछ सप्ताह का समय दे रहे हैं, आप ऑनर करिए हमारे जो MOU साइन हुआ था उसको, और अगर नहीं हुआ तो हम बड़ा हमला करेंगे। तो दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे। तो 6 महीने में क्या हुआ और बड़ा हमला क्यों नहीं हुआ, और जो हुआ उसके क्या कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के थे? अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं थे, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव आपने हासिल किए, तो ये बताता है कि साफ रूप तरीके से कि दोनों पक्ष जो है इस समय रिसोर्सेज की कमी उनके निश्चित रूप से परेशान कर रही है। वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, उस मिडिल ईस्ट के जो जियोपॉलिटिक्स है, वो थोड़ा सा हिली हुई है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी देख रहे हैं कि अमेरिका का जो एक वादा था सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराने का, उसमें भी काफी जो है गैप्स आने लगे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, स्थिति जो है वो अभी भी ऐसी है कि दोनों पक्ष उहापोह में, और लड़ाई अभी चल सकती है। हालांकि इसी लड़ाई के बीच सर एक और सबसे बड़ी खबर है, और ये अमेरिका की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का बड़ा दावा है, जो कह रही है कि ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। और ग्रीन ने यह भी कहा, व्हाइट हाउस में रणनीतिक बैठक हुई है, यानी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की अमेरिका की तैयारी। अब ये कितना दावा सही है कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन काफी खतरनाक जानकारी दी गई है। ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान क्या है, खबर विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान पर परमाणु हमले की चर्चा का बड़ा दावा किया गया है कि परमाणु हमले हो सकते हैं। पूर्व अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह दावा किया है, और ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक बैठक में चर्चा हुई। ग्रीन ने कहा, यह अटकल नहीं, स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि बड़ी बात यह है कि दुनिया की चिंता तो बढ़ सकती है, युद्ध मानवीय संकट में भी बदल सकता है। कुलकर्णी सर, क्या वाकई अब ये ऑल्टरनेटिव रह चुका है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि अब वो टैक्टिकल परमाणु नीति में बदलाव की जो खबरें आ रही थी, उसी में रणनीतिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी देश, और खासकर अमेरिका हो, इस प्रकार के का इस्तेमाल टैक्टिकल हो या फिर स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हो, कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो करता है, किसी भी कारण से करता है, तो वो देख रहा है रूस क्या कर सकता है, बाकी देश क्या करेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका, क्योंकि जैसे अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने सॉरी टू बटन बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ इस पूरी टेरेन में, जो सब कुछ अंडरग्राउंड सिटी के तौर पर है, क्या अमेरिका के लिए वहां तक पहुंच मुश्किल हो चुकी है, इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है? डेफिनेटली जो आप कह रही हैं, बंकर बस्टिंग, यस, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नेपाल के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो ईरान के हैं, वो तकरीबन 300 फुट, हो सकता है 400 फुट ज़मीन के नीचे हो, पहाड़ों के अंदर हो, जहाँ पर इनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अधिक से अधिक 100 या 150 फुट तक जा सकते हैं। उसके मद्देनज़र अगर वो सोचते हैं कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करें या टैक्टिकल, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस तरह के अगर करना चाहता होता तो शायद कहीं ना कहीं बातचीत चलती। ये तो अफवाहें हैं, डराने के लिए है, प्रोपेगेंडा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है अमेरिका के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा कि अमेरिका या ट्रंप जो है इस तरह का इस्तेमाल करेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। गलती से भी कर दिया, और अगर ईरान के पास, जैसे कहते हैं, 1-2 अगर न्यूक्लियर बम हैं, और अगर ईरान भी उसका इस्तेमाल करता है या किसी के द्वारा दिया गया का इस्तेमाल करता है, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त विश्व भर में नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता है अमेरिका इस तरह के कदम उठा सकता है। बिल्कुल तबाही होगी और इसका असर विश्व भर में होगा सर, जिस तरह से बयान दिया गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ से तैयारी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है, टैंकर UAE का बताया जा रहा है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर यह कार्रवाई की गई है। फार्स के मुताबिक टैंकर ने ट्रांजिट नियम तोड़े हैं। तो खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार दबाव की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है और टैंकर UAE का है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर एक्शन लिया गया है।
तो टैंकर ने जानकारी मिल रही है कि कुवैत में लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी खबर यह कि हॉर्मुज में ईरान ने तेल टैंकर पकड़ा है। एक तरफ लगातार अलग अलग देशों में हमले की खबर सामने आ रही है, दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी की खबर मिल रही है और किस तरीके से ईरानी शर्तें ना मानने पर टैंकर्स को रोका जा रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। और ये जो टैंकर पकड़ा गया है, ये टैंकर यूएई का बताया जा रहा है, ये नया अपडेट है। हालांकि जंग छिड़ने पर फिर हमले की प्लानिंग को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां ईरान की खाड़ी देशों पर हमले की तैयारी और खाड़ी देशों के बीच जंग भड़काने की ये तैयारी। कुवैत में जमीनी कार्रवाई का भी विकल्प। और युद्ध को लेकर ईरान ने अपना स्टैंड बदला है, अब पूरी तरह आक्रामक नीति अपनाएंगे। IRGC का ये दावा है। अमेरिकी नाकाबंदी पर तेहरान का अल्टीमेटम, कूटनीति विफल हुई तो हॉर्मुज में तनाव बढ़ जाएगा। तो कूटनीति अगर विफल हो जाती है तो अब और भी ज्यादा तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ सकता है। अमेरिकी नाकाबंदी पर तेहरान का अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। तो ईरान की रडार पर खाड़ी देश हैं। हालांकि अब खाड़ी देशों पर हमले की योजना को लेकर दावा किया जा रहा है। कुवैत पर जमीनी हमले हो सकते हैं, यहां तक कि कई क्षेत्रीय हमले बढ़ाने की भी योजना है। इधर इजरायल के खिलाफ भी बड़ी तैयारी की जा रही है। पुराने अनुभवी कमांडर्स की वापसी हो सकती है, घरेलू काउंटर इंटेलिजेंस मजबूत की जा सकती है और मिसाइल उत्पादन भी बढ़ाया गया है। हालांकि ड्रोन क्षमता भी अब बढ़ाई गई है, यहां तक कि IRGC ने तैयारी की पुष्टि भी कर दी है। तो ईरान अब खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है, इस तरह से IRGC की तरफ से चेतावनी दी गई है। DK पांडे सर, क्या वाकई में अब बड़े पैमाने पर जंग की शुरुआत हो सकती है? हालांकि परमाणु युद्ध तो अलग बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ चेतावनी दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से समय मिला है ना सिर्फ इजरायल को, ईरान को, अमेरिका को, इस दरमियान तीनों ही देशों की तरफ से अपना हथियार भंडारण भी बढ़ाया गया है, प्रबंधन में भी और बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में अगर युद्ध की शुरुआत हो सकती है तो एक बार वैसे ही हमले हो सकते हैं जैसे 28 फरवरी के बाद देखने को मिले थे। देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर आर्म्स की बात है तो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा अमेरिका, ये ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहिए उनको, और नहीं करेगा मेरा अनुमान है। क्योंकि हमने देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश ने ऐसी गलती नहीं की है, क्योंकि सबको पता है कि ये इसके बाद जो विध्वंस होता है वो अमानवीय स्तर पर जाता है। और लेकिन हमेशा हर युद्ध में, हर कॉन्फ्लिक्ट में ये न्यूक्लियर वेपन्स का चर्चा में रहे और उनका बार बार उनको प्रयोग किया गया राजनीतिक और कूटनीतिक हथियारों के रूप में, न कि सैन्य हथियारों के रूप में। लेकिन तो पांडे सर सॉरी टू बट इन, सवाल यह है कि क्या ईरान की तैयारी इस स्तर पर हो चुकी है कि वो बाकी खाड़ी देशों को सीधे तौर पर अब टारगेट करे? क्योंकि यूएस एसेट्स को उसने टारगेट किया है। यही वजह है कि खाड़ी देश अब डोनाल्ड ट्रंप से इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि आपकी ईरान के लिए रणनीति क्या है। उनको कोई सिक्योरिटी अश्योरेंस नहीं मिला है, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि यूएस एसेट बेस यहां से हटाए जाएं। देखिए, मैं उसी पा रहा था। दूसरा जो प्रश्न पक्ष था ये था, तो ईरान जानता है कि इस समय अमेरिकी जो मारक क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आई है और उसका लाभ उठाना चाहता है। दूसरा, ये एक नैरेटिव होगा गल्फ कंट्रीज़ के लिए कि अमेरिका जो है पूर्णतः विफल रहा है सुरक्षा प्रदान करने में जो उसने वादा किया था। तो उसके तरीका क्या है उसको अडॉप्ट करने का, ये कितना प्रेशर पर पड़ेगा, अमेरिका कितना तनाव में आएगा, स्ट्रेस में आएगा, इसका अनुमान लगाया जाता है कि जब वहाँ पर 19 जो उनके कैंप्स हैं, जहाँ पर उनके ठिकाने हैं अमेरिकी, वहां पर उनके आसपास का आप अटैक करते रहिए और उनको बार बार चुनौती देते रहिए। और उनको, हमें पता है कि जो 19 ठिकाने हैं उनको ग्राउंड कवर और एडी कवर देना इतना सहज नहीं है, क्योंकि ऊपर से आपको ड्रोन के हमले आप आते रहेंगे और ड्रोन किस प्रकार से विध्वंसक होते जा रहे हैं हम ये देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर भी और मिडिल ईस्ट में भी। तो ऐसे में सुरक्षा प्रदान करना लगभग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इनको देखते हुए ईरान चाहेगा कि अटैक करता है ताकि कुछ एक हद तक वो दबाव बनाए रखे, जो बैक चैनल कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें अमेरिका पर प्रेशर बना रहे और वो अपनी मांगों को पूरा करवा सकता है। उसकी मांगें क्या है? दो मुख्य काम जो है वो चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका एक क्षेत्र राज हो और उसको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कुछ न कुछ उसमें स्कोप मिल जाए, कुछ गैप मिल जाए जिसमें कि वो अपने न्यूक्लियर आर्म्स ले सके। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी धमकियां भी दी जा रही हैं। सर, विस्तार से आपने जानकारी दी। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। IRGC से सीधा संपर्क का दावा। ईरानी अधिकारियों से सीधे बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया यूएस ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। अब ईरान ने ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने खबरों को फर्जी बताया और ईरान कह रहा है कि ट्रंप से बातचीत का सवाल ही नहीं है। तो
अब महायुद्ध या फिर संधि, सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो तैयारी हो रही है, ये दिखाने की कोशिश है कि जंग की तैयारी, और दूसरी ओर बात भी हो रही है, ये भी ट्रंप की तरफ से। अब ट्रंप के झूठ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का दावा क्या है वर्सेस ईरान का जवाब क्या है। IRGC के साथ बैक चैनल से वार्ता हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। ईरान का जवाब, सीक्रेट वार्ता की बात मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं है। IRGC अधिकारियों से सीधी बात का दावा किया गया तो ईरान ने यह भी कहा कि ईरान में फूट डालने की साजिश की जा रही है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इरबिल में गुप्त बैठक का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं ईरान का जवाब, IRGC ने भ्रामक जानकारी दी। हालांकि इन दावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी गई, जबकि ईरान साफ कह चुका है, IRGC ने कह दिया, जंग के मैदान में ही बात करेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के तहत ईरान के ये जवाब बड़ी तैयारी का संकेत तो दे चुके हैं, लेकिन ओमान को अब डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की धमकी दे दी है। ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां हॉर्मुज में दखल पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और ट्रंप कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, दबाव जारी रहेगा। इस हालात के बीच में ओमान को डोनाल्ड ट्रंप की बमबारी की धमकी, मतलब क्या है, मायने क्या है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल पर कार्रवाई की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं, दबाव जारी रहेगा। तो अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? ओमान हो सकता है क्या? क्योंकि बयान तो यही दिया गया है, ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, रास्ते में आया तो बमबारी करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। संघर्ष खत्म करने की समय सीमा नहीं। हालांकि असर इसका क्या होगा? हॉर्मुज पर तनाव बढ़ेगा, ईरान पर दबाव बढ़ेगा, तेल सप्लाई पर खतरा। कुलकर्णी सर, इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए जरा बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की ओमान को दी जा रही इस धमकी का मतलब क्या है, क्योंकि कूटनीतिक समाधान पर भी तो संकट है इसके लिहाज से। देखिएगा, ओमान और यूएसए का तकरीबन 1980 से लगातार रिश्ता है और उनके बेसिस वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ओमान के साथ, लेकिन जिस प्रकार से ओमान और ईरान ने मिल करके संधि बनाने की कोशिश की और ईरान कह रहा है कि संधि तकरीबन बन चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन बाउंड नेविगेशन होगा ईरानी पानी वाटर से और एग्जिट होगा ओमानी वाटर से। इसको लेकर के ज़रूर अमेरिका को लगा होगा कि अगर हमारा ही खाड़ी के देशों में ये जो उन्हीं का एक समर्थक देश अगर ईरान के साथ जाकर के हाथ मिला बैठा है, इसने इस तरह की धमकी दी है ओमान को, या अगर ओमान ये सोचता है कि दोनों ईरान के साथ संधि बना करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो किसी प्रकार से अपने पकड़ रख सकता है, तो भूल जाए, हम ओमान को भी नहीं छोड़ेंगे, हम ओमान को भी ध्वस्त करके रखेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जैसे बार बार ट्रंप कहते आए हैं कि वो उनकी टेरिटरी है और उस टेरिटरी को पकड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो साफ मुझे लगता है संदेश अमेरिका की तरफ से साफ है। अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से IRGC के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ओमान को अपना समर्थक होते हुए भी धमकी दे रहा है कि हम आपको भी बर्बाद करके रखेंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के उनका मानना है कि ईरान का उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं होगा, कोई टोल नहीं वसूली की जाएगी, कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, हर कोई उसको इस्तेमाल करेगा। तो मुझे लगता है अगर अमेरिका ओमान के ऊपर हमला करके पूरा सफल हो जाता है या पकड़ लेता है, कुछ भी करता है, ये ज़रूर बहुत ही भयानक स्थिति होगी, क्योंकि ईरान जो है उसको तकलीफ होगी अनलेस अनटिल ईरान अपने पानी को देखे और ओमान का जो वाटरवेज है उसके ऊपर अमेरिका की पूरी पकड़ हो। लेकिन अमेरिका का एक और फैसला बड़े संकेत दे रहा है और यह है अरब सागर में USS जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती। USS अब्राहम लिंकन की जगह नया कैरियर लेगा। अरब सागर में लिंकन 250 दिन से ज्यादा से तैनात था। तो जॉर्ज बुश की तैनाती के बाद क्या बदलाव हो सकता है? ईरान फ्रंट पर नया बाहुबली, खबर क्या है इस बारे में आपको बताते हैं। अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। अब्राहम लिंकन की जगह ये तैनाती की गई है। अब USS जॉर्ज बुश मोर्चा संभालेगा। अब ईरान फ्रंट पर अमेरिका का बड़ा सैन्य रोटेशन देखने को मिला है। USS लिंकन की जगह लेगा USS बुश। हालांकि लिंकन को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी कि वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं बची है। ईरान पर USS बुश से हमले की भी तैयारी हो सकती है। अब बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं। एटमी शक्ति से लैस है USS जॉर्ज बुश। USS बुश पर 90 फाइटर जेट तैनात
हो सकते हैं। अब रोटेशन का प्लान क्यों किया गया है? 300 दिन से फ्रंट पर यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैनात था। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका बढ़ गई थी। मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे सैनिक और कई खबरें आई थी। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश की थी, ये भी खबरें आई थी, जिसके बाद ब्रेट कूपर भी सभी से मिलने गए थे। और अब ये बड़ा रोटेशन। हालांकि बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है और अप्रूवल रेटिंग गिरकर हो गई है 33%। कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। तो ईरान युद्ध से झटका, ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि नेट अप्रूवल रेटिंग धड़ाम हो चुकी है। हालांकि समर्थन में 33%, जबकि विरोध में 64% हैं और 3% तय नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 35% से भी कम है, ये सबसे निचला स्तर है। और इसका मतलब जरूर पांडे सर समझाइएगा, क्योंकि अब ये रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल उससे पहले यह भी है, क्या युद्ध लंबा चलेगा? क्योंकि 80% अमेरिकी सोचते हैं कि अंतहीन जंग है, 16% कहते हैं कि कुछ हफ्तों में खत्म होगा, जबकि 87% डेमोक्रेट युद्ध से चिंतित भी हैं, जबकि 71% रिपब्लिक युद्ध से परेशान हो चुके हैं। ट्रंप से नाखुशी की वजह साफ है, ईरान युद्ध, महंगा पेट्रोल। हालांकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति अपनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पांडे सर कि अब उनकी रेटिंग इतने निचले स्तर पर आ गई है? और इसका आने वाले वक्त में क्या आप संदेश देखते हैं, क्या मैसेज देखते हैं जो अमेरिकन्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर एक उपहास हो रहा था कि मेक अमेरिका गरीब अगेन। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पिछले जो युद्ध काल में 6 महीने का युद्ध काल जो है वो रहा है, इसमें लगभग $57 बिलियन जो है अमेरिकी लोगों ने एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट की वजह से खर्च किया। यानी कि हर परिवार पर लगभग $477 का जो है अतिरिक्त भार आया है। तो ऐसे में उनकी जो अप्रूवल रेटिंग नीचे गिरना स्वाभाविक थी। साथ में उनकी खुद की पार्टी के अंदर जो है लोग उनसे विरोधी हो रहे हैं, और अभी नवंबर के पहले सप्ताह में जब उनको सामना करना है मिड टर्म का, उस समय भी उनके लिए बहुत दुश्वारियां पेश आने वाली हैं। देखिए, अगर आप संवाद स्थापित करते अपनी और अपनी टीम के बीच में और अपने आवाम के बीच में, तो शायद इतने ज़्यादा गैप नहीं आता। लेकिन उसमें ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अलग रहे, और वो एक कहा जाए कि तनाशाह की तरह जो है बढ़ते रहे। और हालांकि डेमोक्रेसी है, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तनाशाही है, लेकिन उनका जो व्यवहार था, जो अप्रोच थी, वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरह थी। इसकी वजह से जो है लोग वहाँ से परेशान थे कि भाई हमारी प्रॉब्लम जो है उनको आप देखिए, जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा था अमेरिका में, उनकी जो ग्रोथ GDP है वो 2.4 के आसपास हैंग कर रही है। तो आर्थिक तंगी भी हो रही है, व्यवस्था जो है चरमरा रही है, लोग जो हैं वो अतिरिक्त भार से व्यथित है। तो ऐसे हालात में, और इंटरनेशनल फोरम पर जो जियो पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की, उसमें भी उनको काफी जो है खामियां नजर आ रही हैं। यूएस बुश के मैं चर्चा और कर दूं, यूएस बुश का आना ये बताता है कि साफ की के जो नेवल रिसोर्सेज है उस पर जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। चीन ने जरूर इस पर चुटकी ली है कि ईरान जो है अपने उद्देश्यों में लगभग सफल हो रहा है। तो ऐसे दशा में निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सर, और देखने वाली बात है कि अगर जंग की दोबारा शुरुआत होती है तो ईरान के प्रॉक्सीज के साथ अमेरिका के प्रॉक्सी भी सीधे जंग में उतरेंगे। फिर रूस और चीन की एंट्री भी हो सकती है क्या? क्योंकि अभी तो सिर्फ बयान सामने आ रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए।